हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था, वो पार्ट फर्स्ट था स्टूडेंट्स। ये पार्ट सेकंड है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के दिए हैं मैंने। तो स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो स्टूडेंट्स हमारे जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। अगर हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा नसरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया था। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर। स्टूडेंट्स ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई पेपर्स में मैं खुद इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स हम लोग जल्दी से फिरोज शाह तुगलक को क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हमारे होने वाला है वो है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग फिरोज शाह तुगलक को क्लिक करेंगे। देखिए सेकंड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख कौन दिल्ली लाया था। तो अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली में जो लाया था वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए गए हैं, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे और पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो दिल्ली और टोपरा, ये आप याद रखोगे। मेरठ और टोपरा 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ से जो अशोक स्तंभ है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से कि दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो भी है फिरोज शाह तुगलक। स्टूडेंट्स आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो तुगलक वंश के शासकों से हैं, लोधी वंश के शासकों से हैं और सैयद वंश के शासकों से हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो इन 3 राजवंशों से दिखाई देंगे। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो फिरोज शाह तुगलक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ तुगलक वंश में कुछ सुल्तान हमें ऐसे दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा शिक्षित थे। उनमें से एक नाम फिरोज शाह तुगलक का भी था। इसीलिए कुछ कल्याणकारी कार्य, लोगों की भलाई के लिए जो बहुत सारे कार्य किए गए हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी किए गए हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। स्टूडेंट्स अगर आपने थोड़ी सी भी उर्दू पढ़ी होगी तो सफ़ा जो है वो दवा को कहते हैं, अगर आपको पता होगा। तो सफ़ा से अगर आपको थोड़ा सा मीनिंग आप अगर इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा आसानी से, एक खैराती अस्पताल। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक खैराती अस्पताल था जो जिसमें मुफ्त दवाएं मिलती थी गरीबों के लिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग लिख भी लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तैमूर का पूरा नाम था तैमूर लंग। स्टूडेंट्स इसको तैमूर लंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक युद्ध में इसकी एक टांग कट गई थी, या इसका एक पैर जो है कट गया था, इसीलिए तब से ये लंगड़ा के चलते थे। तो इसका नाम तैमूर लंग रखा गया लोगों के द्वारा, तैमूर लंग इसको कहा जाता है। तो इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था स्टूडेंट्स नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, और इसके बाद हम देखते हैं सैयद वंश की स्थापना होती है। तो तैमूर लंग का आक्रमण जो है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ था। स्टूडेंट्स इससे पहले भी मैं बता चुका था, तैमूर लंग एक बहुत खतरनाक आक्रमणकारी था। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो इन्होंने अपनी एक किताब थी उसमें ये लिखा है
कि इन्होंने चौराहों पर सर काटकर मीनारें बनाने का काम किया था। तो स्टूडेंट्स, दिल्ली में बहुत ज़्यादा आत्महत्या या कत्लेआम मचाया था तैमूर लंग के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके की घटनाएं हमें इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं और ये सबसे भयानक आक्रमणों में से एक था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ? जब तुगलक वंश बिल्कुल पतन की ओर अग्रसर था। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरीके से है, निम्न में से कौन सा क्रमानुसार सही है? अगर स्टूडेंट्स हम लोग अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा, रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज तुगलक और आलम शाह। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सुल्तानों के नाम हैं जो दिल्ली सल्तनत में हुए थे। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत को सही से पढ़ेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। तो इसमें कुछ अलग से नाम भी हैं, तो इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और बाकी ये तो फैक्ट है, आपको रटना पड़ेगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ से बताना चाहता हूँ हम लोग आज लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। और आपको यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूँ, अब ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स बीए कर रहे हैं, जिनका सेकेंड सेम है, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सेकेंड सेम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो बीए सेकेंड ईयर के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बीए सेकेंड सेम में हम देखते हैं कि पूरा सल्तनत काल यानी मध्यकालीन भारत हमारे सिलेबस में है। तो ये बीए सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और उसके बाद आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है शेरशाह सूरी। तो स्टूडेंट्स, शेरशाह सूरी पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ से और बताना चाहता हूँ। शेरशाह सूरी के समय में जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर शिक्षा अच्छी दी जाती थी, सबसे अच्छा जो स्थान था वो था जौनपुर। स्टूडेंट्स, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कई बार हमारे पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का सिराज ऐसी क्वेश्चन आता है जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, भारत का सिराज के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जौनपुर। स्टूडेंट्स, इसको आप लोग याद रखोगे। फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? यहाँ पर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन और देख लेते हैं, खानवा का युद्ध। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा खतौली का युद्ध। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कई सारे और आक्रमण हुए और भारत में मुगल वंश का भी प्रवेश हुआ है। तो इब्राहिम लोदी के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं तैमूर लंग के बारे में बता चुका हूँ। जो डेट बतानी थी वो मैं वहाँ नहीं बता पाया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर क्वेश्चन आगे मैंने दिया है। तो यहाँ की जो डेट होगी वो सही होगी 1398 ईस्वी। इसको आप इम्पोर्टेंट लगाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पेपर्स में ये एक बार पूछा जा चुका और एक बार पीजीटी में भी पूछा गया है। पीजीटी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तैमूर लंग का किस वर्ष भारत पर आक्रमण हुआ? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका, 1398 ईस्वी में। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था? तो स्टूडेंट्स, इससे पहले ही मैं आपको बता चुका था, इसके बाद सैयद वंश स्थापित हुआ है। तो सैयद वंश को आप लोग याद रखोगे, सैयद वंश तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ये वंश स्टार्ट हुआ है। इसका प्रथम शासक कौन था? इसमें और भी शासक हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। खिजर खां यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शासक हमें मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसमें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा सही क्रम है? इसको लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये लोधी वंश के सारे शासक हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लोधी वंश, ये अफगान के शासक थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो 13वां क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले बहलोल खां लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। बहलोल खां लोधी जो है वो संस्थापक था लोधी वंश का, संस्थापक, यहाँ से लिख सकते हैं बहलोल लोधी संस्थापक, उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद पूरा सल्तनत काल खत्म, क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध होता पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद हम देखते हैं भारत में मुगल राजवंश आ जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की? 1504 ईस्वी में की है, बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। यहाँ पर आप लोग याद रखोगे ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोधी। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सुल्तान में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? स्टूडेंट्स इसको भी लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सिकंदर लोधी। तो स्टूडेंट्स कुछ शासक ऐसे हुए थे जिन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, जो हमारे इतिहास में काफ़ी, इसीलिए उनका नाम लिया जाता है और बार बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अन्न के ऊपर से, जो अन्न खाने वाला होता है उसके ऊपर से कर को समाप्त कर दिया था किसने? सिकंदर लोधी ने। तो यहाँ से हम सिकंदर लोधी क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ भी लिखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तुगलक वंश में हमने देखा विजयनगर साम्राज्य के अलावा और भी बहुत सारे जो राजवंश थे वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके पीछे रीज़न ये था कि तुगलक वंश के जो शासक थे, तुगलक वंश के जो सुल्तान थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं किया था, और इसीलिए बहुत सारे जो राजवंश हैं वो धीरे धीरे सल्तनत काल से अलग होने लगे थे। उनमें एक विजयनगर साम्राज्य भी था। तो क्वेश्चन ये आता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से दिल्ली शासन के शासनकाल का सही क्रम क्या है? स्टूडेंट्स कोई भी बता सकता है, इससे पहले हम लोग लगातार इसको चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूज करने वाला है वो यहाँ से कुछ ऑप्शन गायब करे गए हैं। देखो, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद हम लोग देखते हैं सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तुगलक वंश नहीं है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो सही क्रम है वो यही है। तो 17 का हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेंगे। आप लोग ध्यान रखोगे, नंबर 1, नंबर 2 खिलजी, नंबर 3 तुगलक, नंबर 4 सैयद और नंबर 5 लोधी वंश। इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इब्राहिम लोधी, जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट है। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देख लेते हैं, नाम से ही जैसा स्पष्ट है, इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का है, लोधी वंश। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन इस तरीके का अगर ऑप्शन आएगा तो आप लोग आराम से पिक कर लोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बहराम शाह, इस तरीके के जो शासक आपको सुल्तान देखने को मिले वो सब गुलाम वंश के। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तुगलक वंश के शासकों में जितने भी शासक हुए उनके नाम के आगे तुगलक लगा होगा, आप लोग आसानी से उसको पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विजयनगर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1336 ईस्वी। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग याद रखोगे, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा, ये दो भाई थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इनमें से किसने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी? तो स्टूडेंट्स यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय को हम लोग सही से क्लिक कर लेंगे। फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, कृष्णदेव राय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे मैंने इसमें दिए भी हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? स्टूडेंट्स इसको लिखिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार मैंने खुद पेपर्स में आते हुए इसको देखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 8 तेलुगु कवि। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। तेलुगु भाषा का जो स्वर्ण काल है, तेलुगु भाषा का जो स्वर्ण काल है वो कृष्णदेवराय के शासनकाल को ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखोगे, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान अलग है स्टूडेंट्स। अष्टप्रधान हमें शिवाजी के शासनकाल में देखने को मिलता है, नवरत्न हमें सम्राट अकबर के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं, तो आप उनको ध्यान रखोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किस राजा को परास्त किया था या किस राजा के साथ लड़ा था? तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन होना है वो होगा कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह आपका सही ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करिए। फिर चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स यहाँ से गोलकुंडा से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ दक्षिण भारत से देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण भारत के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं सल्तनत काल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्न कथनों में कौन सा सही कथन है? स्टूडेंट्स अगर हम इसको सही से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 4। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सारे मैं इसलिए बनाता हूँ जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज मिल सके। सही से आप देखेंगे तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ये सब सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसीलिए 4 रखा गया कि ये सब सही हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ लिखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से लिख देते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? स्टूडेंट्स इसको अगर हम सही चारों ऑप्शन देखते हैं तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है देवराज सेकंड के राज्यकाल में। तो देवराज सेकंड को आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ लिख लोगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। देवराज सेकंड का शासनकाल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, इसी लेक्चर में मैंने आगे बनाए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण किसका आश्रय प्रदान था इनको, या किस वंश के शासनकाल में थे ये? तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो है विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य में हम जो सायण हैं, सायण जिन्होंने वैदिक ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखा है वो विजयनगर साम्राज्य में उनका नाम हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो विजयनगर राजाओं का शासनकाल का ही होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, चारों ऑप्शन आ गए हमारे पास। 26 महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। यहाँ पर इसको, यहाँ बीच में गैप नहीं होगा, अनुवादों होगा, अनुवादों के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोनों, तो इस तरीके के ऑप्शन भी दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक साथ दी जा सके। तो दोनों का मतलब ये है कि यहाँ देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, नयन और टिक्कन, तो ये दोनों हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आयोग अपने पास से भी जो ऑप्शन देगा वो सही होगा, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जानबूझकर डाले जाते हैं आयोग के द्वारा, जिससे बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज किया जा सके। तो यहाँ से देख लीजिए, ये नयन और टिक्कन दोनों सही हैं। यहाँ ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है और लास्ट में जो दिया दोनों, ये भी सही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इससे अलर्ट रहिए। फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसके राज्यारोहण को अब 500 से अधिक वर्ष गुजर गए हैं? तो स्टूडेंट्स ये एक पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पेपर्स में कई बार पूछा गया था। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कृष्णदेवराय होगा। तो अब तो सभी को 500 से अधिक वर्ष हो गए हैं, लेकिन उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका जो सही ऑप्शन था वो कृष्णदेवराय था। तो कृष्णदेवराय का जो शासनकाल था वो 1509 ईस्वी में स्टार्ट होता है। तो अभी सन 2000 चल रही है, 2000 के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी 2022 चल रही है, तो 2000 का ये क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आया हुआ होगा। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये एक तरीके से मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि आप
इस तरीके के जो राजा हैं उनका शासनकाल भी याद रखिए कि किसको 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, किसको 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जो अष्टदिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही रहते थे। तो मैंने बताया था आपको वो तेलुगु कवि थे। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा तेलुगु। तो तेलुगु को आप लोग जल्दी से क्लिक करिए, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित सही है? तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि हम लोग पहले भी देते रहे हैं, यहाँ जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 सभी सही हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से आप लोग पढ़ लोगे दीवाने अर्थ सेना संबंधित, दीवाने रियासत धार्मिक मुद्दों संबंधित, दीवाने इंसाफ पत्राचार से संबंधित, दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। यहाँ लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा जरूर एक ना एक देखने को मिलता है। तो आप एक एक करके इसको पढ़िए, फिर चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम ऑप्शन है, और ये सारे जो विभाग थे वो मैंने एक ही क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन में सारे विभाग मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है। दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था और किससे संबंधित था। इसको आप लोग जरूर पढ़ोगे 1 से 2 बार, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग से संबंधित, खिलजी वंश में स्थापित हुआ था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। दान विभाग से संबंधित था। दीवाने रियासत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण विभाग स्थापित किया था। तो दोस्तों ये सभी सही हैं, सभी सही हैं। क्लिक करिए ऑप्शन नंबर 5 पे और जल्दी से आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यहाँ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा। इसको तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, इसको रक्षणी तरंगणी का युद्ध भी कहते हैं। तरंगणी, बहुत सारे नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रक्षणी, तरंगणी और तालीकोटा अगर मिल जाएं तो ये दोनों एक ही नाम है। तो स्टूडेंट्स 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन इस तरीके के हैं, और हमारा जो सही ऑप्शन है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 हॉलीवुड और बेलूर में। तो यहाँ से आप लोग जल्दी से हॉलीवुड और बेलूर को क्लिक करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो उस समय जो शासक था वो था वेंकट द्वितीय। यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। तो मैसूर राज्य की जब स्थापना हो रही थी, वेंकट द्वितीय शासक था, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? यहाँ लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीन में किसने भेजा था, मध्य एशिया में किसने भेजा था, ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। ये राजदूत इसलिए भेजे जाते हैं जिससे विदेश नीति ज़्यादा मजबूत बन सके और बाहरी जो राजा हैं उनका सहयोग आराम से हमें मिल सके। ये एक तरीके से राजनीति का हिस्सा था उस समय। सभी राजा अपने अपने राजदूत बाहर भेजते थे। हमने भी देखा हमारे भारत में चीन से, फारस से और मोरक्को से कई सारे राजदूत आए थे, और सल्तनत काल में ही आए थे। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो 34 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बुक्का प्रथम। तो यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिए, हरियर और बुक्का में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद आप देखोगे आगे हमने देखा हरियर द्वितीय भी दिखाई देगा, हमें बुक्का द्वितीय भी दिखाई देगा। लेकिन आप लोग यहाँ से थोड़ा ध्यान रखोगे, यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो बुक्का प्रथम होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? सबसे ज़्यादा जो इनको वित्त प्राप्त होता था वो भू राजस्व से होता था, इसीलिए इनका जो प्रशासन बहुत मजबूत होता था। तो यहाँ पर भू राजस्व आप सही करोगे, भू राजस्व सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षण स्तंभ संगीत का स्वर निकालते हैं वो कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हम्पी में। तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग हम्पी को क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, हम्पी सही होगा।
और हम्पी में ही हमें विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर थे, जो उनकी राजधानी थी, वो हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। किस स्थान के खंडर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम्पी इसका सही ऑप्शन होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो जल्दी से समय बर्बाद ना करते हुए हम्पी क्लिक करते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। होयसल के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिख लीजिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हेलेबिड। तो हेलेबिड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव नाम है, लेकिन इसको आप लोगों को याद रखना है। हेलेबिड आप सही ऑप्शन लगाइए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? यहाँ लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तुर्क। ये सब तुर्की थे, तो तुर्क को आप सही ऑप्शन लगाइए। फिर चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आज हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग 40 क्वेश्चन पे पहुंच गए। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? देखिए, बिजारत जो चरम सत्ता पे था वो किसके समय था? तुगलक वंश के समय था। तो तुगलक वंश को आप लोग सही ऑप्शन पर टिक करिए, तुगलक वंश। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने वाले कर को इंगित करता है? देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा 4। मैं आपको बता देता हूँ अभी। ऑप्शन नंबर 4 मुख्य रूप से हमें जो कर दिखते हैं वो दिखते हैं हमें खुस्म। यहाँ बता देते हैं आपको, खुस्म। नंबर दूसरा खराज, नंबर तीसरा जजिया, और नंबर 4 जकात। उसके बाद हमें उस्र कर और मुक्तई कर, ये बहुत सारे कर थे जिससे राजा को बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। तो आप लोग खुस्म, कराज, जजिया, जकात को भी याद रखोगे, उसके बाद उस्र और मुक्तई को भी याद रखोगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो 4 होगा। फिर चलते हैं आगे हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? यहाँ लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला हमारा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सही क्लिक करिए। एकता व्यवस्था सबसे पहले भारत में लाया था इल्तुतमिश। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? देखिए, यहाँ से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुका है। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो किसी न किसी पेपर में ज़रूर आए हुए हैं, तो आप लोग इनको एक बार ज़रूर ढंग से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज चेंज होगी, ऑप्शन चेंज होंगे। तो इसलिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है, हमें फोकस करना है सही ऑप्शन पे। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा चौधरी। सल्तनत काल का भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। तो इसको ऑप्शन को क्लिक करिए। फिर चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सर्व कर लगाया जाता था। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, सर्व कर क्या था? एक सिंचाई कर था। तो स्टूडेंट्स 44 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एक सिंचाई कर। सिंचाई कर को आगे इस पर सही निशान लगाइए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न में से कौन सा है या किससे चलता है? तो यहाँ पर जो 45 क्वेश्चन है वो इसका सही होगा। देखिए, दोनों क्या होगा? चांदी का रुपया था। देखिए, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, सल्तनत काल में हमें ऐसी मुद्राएं देखने को मिलती, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। रुपया हमें देखने को मिलता शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, और टंका के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग इसको याद रखोगे। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा दोनों हैं। रुपया भी देखने को मिलता है, टंका भी देखने को मिलता है, जीतल भी देखने को मिलता है। 3 तरीके की मुद्राएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे पेपर में, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ डाला है। जवाबित का संबंध किससे था? नॉर्मल किताब में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये राज्य कानून से संबंधित था। जो पूरा राज्य चलता था वो इसी तरीके से जवाबित कुछ कानून बनाए गए थे, उनके हिसाब से ही चलता था। इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ोगे। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में
पूछे जाते हैं और जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। फवाजिल, आज तक आपने नहीं सुना होगा फवाजिल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़िए, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। स्टूडेंट्स देखिए, नॉर्मल किताब में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस लेक्चर में शामिल किया है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया? देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं और मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये 1 से 2-3 बार हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी हम संभावना बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। तो स्टूडेंट्स 1 से 2 बार देखेंगे, आपको आसानी से याद हो सकता है। अब 48 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह से भी हमारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा वो 4 होगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 जो है वो हमारा सही, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया? तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सही से देखेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इल्तुतमिश के द्वारा। इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, इल्तुतमिश हमारा सही ऑप्शन होगा। ये हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे। 49 का जो सही ऑप्शन हो गया वो है इल्तुतमिश। यहाँ पर इनके द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे एक बार बता देते हैं हम लोग। एक तो चांदी का टंका चलाया गया था और तांबे का एक सिक्का चलाया गया था जिसको हम लोग जीतल के नाम से जानते हैं। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, धातुएं भी आप लोग याद रखोगे, सिक्कों के नाम भी आप लोग याद रखोगे। इस तरीके से चलते हैं हम लोग सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो होगा इस तरीके से, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सबसे पहले यहाँ पर लिखिए इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पेपर्स में सिक्कों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किनके द्वारा चलाए गए, कौन कौन सी धातुओं के बने हुए थे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जो टंका था वो चांदी का था, इससे पहले मैं आपको बता चुका था। ससगानी जो है वो भी चांदी का था और तांबे का था जीतल। तो स्टूडेंट्स अगर 2 सिक्कों के बारे में आपको पता होगा तो आप ऑप्शन को सही लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जो सल्तनत काल से थे। मैं बता देता हूँ, सल्तनत काल और विजयनगर साम्राज्य से थे। तो स्टूडेंट्स विजयनगर साम्राज्य, सल्तनत काल हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है हमारे पेपर्स में। और अगर आप ये 100 क्वेश्चन, यहाँ पर लगभग हमने 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। यहाँ बता देता हूँ, यहाँ 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। 50 इस वाले लेक्चर में है और 50 इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था उसमें। अगर ये 100 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आप कहीं भी कोई भी पेपर देने जाओगे, यहाँ 70% आपको, 70% मैं खुद कह रहा हूँ, 70% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपने इसको सही से पढ़ा और देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। तो 70% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और लेक्चर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।